अस्सलाम वालेकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। अब सबके प्यार भरे फीडबैक का बाहर बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है और मुझे एक छुपने के लिए जगह यही मिली है कि मैं बेडरूम में आके बैठ गया हूं कि यहाँ आपके लिए स्टोरी रिकॉर्ड कर सकूँ। सामने मंजर बहुत ही रोमांटिक मंजर है, यकीन मानिए। मैं रात को कितना कितना टाइम अकेला यहाँ पे बैठता रहता हूँ और देखता रहता हूँ, क्या क्या नज़ारे देखता हूँ। ये भी इंशाल्लाह यहीं दुबई में ही आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी कहानी को शुरू करते हैं जो मुझे आज भेजी है खिज़र ने, और ये इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं। इन्होंने अपनी मजीद डिटेल नहीं भेजी वरना वो मैं मजीद बता देता, लेकिन खिज़र ने जो स्टोरी भेजी है बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। मुझे इनकी कहानी सुन के मज़ा आया और कोशिश करूंगा उन्हीं लफ्ज़ों में बयान करूं जिस तरह खिज़र ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से इस कहानी को सुनाया है। ताल्लुक इनका जो है वो उन्होंने रियल लोकेशन लिखी है, लेकिन उन्होंने कहा आप उसको फर्जी नाम दे दें। रावलपिंडी के साथ ही उनका एक गांव है, गुजर खान के साथ ही कहीं की ये रियल स्टोरी है, जिसको मैं फर्जी नाम मतलब गुजर खान ही कह देते हैं, उसके करीब की कहीं की कहानी है। गला मेरा अभी तक ठीक नहीं हो सका, लेकिन आपकी मोहब्बत आपका प्यार कि मैं स्टोरी की फिर भी छुट्टी नहीं कर रहा। राज जो है उसकी छुट्टी क्यों कर लेता हूँ, इसलिए कि बहुत सारे लोग इस तरह के एंटरटेनमेंट के शो कर रहे हैं। राज का वैसे भी दिल मेरा ख़राब हुआ है राज से। जितने लोगों ने जिन भूत दिखा दिया, अब तो इन्वेस्टिगेशन का मज़ा ही नहीं आता। रियल साइन जो होते हैं बहुत छोटे छोटे साइन होते हैं और उनके साइन बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैं उनका मुकाबला ही नहीं कर पा रहा, तो मैं शायद बहुत पीछे रह गया हूँ। उतने बड़े मैं साइन नहीं दिखा सका, क्योंकि जिन को दिखाना इतना आसान नहीं है। हमने पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े जिन दिखा दिए। मैं खुद अपने आप को गलत कह रहा हूँ, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा। कहानी आप लोग सुनते हैं, सो कहानी की जिस तरह तबीयत ख़राब भी हो, गला ख़राब भी हो, कुछ भी हो, अभी भी निकलना है, तैयारी करनी है, लेकिन जल्दी जल्दी बैठ गया हूँ आपको कहानी सुना सकूँ। अगर मैं शुरू में जो इस तरह की बातें करता हूँ ना, आपसे बातें करने को भी दिल चाहता है, बिकॉज यू आर माई फैमिली। और अपने इस MMTV की फैमिली को हर वो इवेंट जो मैं कहीं जा रहा हूँ, जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है, वो सब रिकॉर्ड कर करके आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ शॉर्ट वीडियो की सूरत में, ताकि आप भी ये फैमिली हैं और जहाँ मैं हूँ वहाँ आप भी हों और आप भी ये सब कुछ देख सकें। खिज़र कहते हैं ये कहानी है उस शख्स की जिसका रियल नेम है सुवार खान, सुवार खान, लेकिन उसको सब सुवारू सुवारू बोलते थे। ये उन्होंने ही नाम बताया है, मुझे इसको याद करना पड़ा है, सुवारू, जबकि उनकी माँ ने उनका नाम सुवार खान रखा था। सुवार खान जब पैदा हुआ, अच्छी शक्ल सूरत का मालिक था, ना ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ना ही बहुत ज़्यादा कम सूरत, दरमियानी शक्ल का मालिक था, अच्छी शक्ल का मालिक था। जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके बारे में ज़्यादा लोग तो नहीं जानते थे, लेकिन ये जानते थे जो सुवारू खान था, वक्त के साथ साथ अपनी हम एज जितने भी लड़के थे उन सब में बहुत ज़्यादा ब्रेव था। ना सिर्फ ब्रेव था, बल्कि वो कहते हैं बचपन में ही जो उसके दोस्त वगैरह उसके साथ होते थे, वो कहते थे हमें अक्सर जगहों पे जाते हुए डर लगता था, लेकिन सुवारू खान ऐसा बंदा था कि वो बगैर डरे आगे चला जाता था। और ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये 1947 में पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की ये कहानी है। जी कुछ चाहिए आपको? ओके। ये वो वक्त था जब पूरे इस बड़े-सग़ीर पे अंग्रेज, ब्रिटिश राज कर रहे थे। बाद में जाके पाकिस्तान बहुत बाद में बना था, लेकिन बरतानिया बहुत अरसे तक इस हिस्से में रहा था मौजूद। वक्त गुजरता रहा, जैसे जैसे वो जवान हुआ, जिस तरह वो बहादुर था, उसके अंदर एक बुराई भी पैदा हो गई। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता था तो वो उसके जानवर को नुकसान पहुंचाता था। वो रात को उनकी उस जगह में पहुंच जाता था जहां उसके जानवर बंधे होते थे, और वो जाके उनको जहर दे देता था, और घर वाले जब से वो उठते थे तो जानवर मरे होते थे। शुरू शुरू में लोगों को समझ ना आया कि जानवर किस तरह मर जाते हैं, क्या होता है, लेकिन एक जगह पर उसने ऐलान कर दिया कि हाँ मैंने जहर दिया है, करना है जो कर लो। सेहतमंद था, तगड़ा था, बदमाश किस्म का बंदा था, तो इसलिए उसके साथ पंगा करते हुए कोई भी डरता था। शुरू शुरू में उसने उन लोगों के साथ पंगा किया जो कमजोर किस्म के लोग थे, और वो जानता था कि अगर मैंने इनके जानवरों को जहर दे दिया और ये मर गए तो ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। ऐसा ही हुआ, जानवर मर गए और वो उसका कुछ भी ना बिगाड़ सके।
सो यूं वजह शोहरत बना स्वारू कि जो इसकी बात नहीं मानता, ये उसके माल को, जानवरों को नुकसान पहुंचाता है। और उसको अगर कहीं मौका मिलता तो वो घर की भी किसी कमरे को गिरा देता, आग लगाता, इस तरह के कोई ना कोई काम करता रहता कि लोगों के दिलों में स्वारू का खौफ पैदा हो जाए। और ऐसा हो गया। जब खौफ पैदा होते होते हर तरफ ये बात फैल गई तो वो जो ताकतवर तबका भी था वो भी स्वारू खान से जान छुड़ाता था। पागल बंदा है, ना आगे ना पीछे, इसको समझाने वाला कोई भी नहीं है, इसके तो माँ बाप के बाद पास जाके शिकायत तक नहीं कर सकते, तो क्या फायदा इसके साथ पंगा लेने का, दफाई करो। हर कोई उससे जान छुड़ाता और इस तरह स्वारू खान अपने काम निपटाता जाता। ये वो वक्त था जब मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे, और जब कभी मुसलमान हिंदुओं से कर्ज लेते, कुछ शराइत तय होती कि ठीक है हम आपको कर्ज अदा करेंगे, लेकिन कर्ज के ऊपर भी जो रकम बनेगी वो भी हम आपको अदा करते रहेंगे। कोई इस चक्की में पिस जाता और कर्ज की रकम अदा ना कर सकता तो फिर वो सुवारू खान के पास जाता। पहली दफा ऐसा ही हुआ, एक शख्स ने किसी हिंदू से कर्ज लिया और कर्ज किस्तों की सूरत में चुकाते चुकाते जो असल अमाउंट थी वो उसको दे भी चुका, लेकिन उसके ऊपर जो सूद चढ़ चुका था वो अभी तक उसकी किस्तें हर महीने अदा कर रहा था। जब वो थक गया तो वो सुवारू के पास गया और उसने उससे रिक्वेस्ट की कि मेरी इस बंदे से जान छुड़ाओ, मैं असल रकम भी दे चुका हूं, उसके ऊपर भी काफी दे चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरी जान नहीं छूट रही। सुवारू उसके पास गया और उसको कहा कि मैं इसके साथ आया हूं उसकी सिफारिश करने कि बस बहुत हो चुका, रकम वो दे चुका, ऊपर भी काफी दे चुका, तब अब इसको बाकी माफ कर दो। वो हिंदू था, उसने कहा नहीं, मुझे पूरी रकम और भी लेनी है, मैं ना माफ नहीं करूंगा। स्वरो उसको आंखों में आंखें डाल के देखता रहा और कहा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। ये कह के वो वहां से चला गया। अगली अगली सुबह और उसको अपना नाम बता के गया कि कोई पूछे तो कहना सुवारू आया था। वो उसके घर पहुंचा रात के टाइम और वहां उसके जितने भी जानवर थे, सुवारों ने सबके जानवर, उसके जितने भी जानवर थे सब जानवरों को उसने जाके जहर खिला दिया। सुबह जब वो शख्स उठा तो उसने देखा उसके सारे जानवर मरे पड़े हैं। वो सुवारू से वाकिफ नहीं था, उसको नहीं अंदाजा था कि जहर का काम सुवारू करता है। वो परेशान हो गया, लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि यार तुम्हारा किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ? तो उसने कहा हाँ, कल इस तरह का वाकया आया हुआ था और उसमें एक शख्स आया था जिसने कहा था कोई पूछे तो बताना सुवारू आया था। उसने कहा ओके, बात समझ आ गई, उसने तुम्हारे जानवरों को जहर दिया, तुमने उसकी बात नहीं मानी थी ना और तुम्हें धमकी दे के गया था, वो शख्स जहर दे देता होता है, उसने तुम्हारे जानवरों को भी जहर दे दिया। और यूं ये बात भी हर तरफ फैल गई और इस तरह फैल गई कि अब कोई भी सुवारू को अपने साथ सिफारिश के लिए लेके जाता और कहता सुवारू उनसे कि इनका जो कर्जा है या कोई बात है मान लीजिए, और वो शख्स ना मानता तो सुवारू उनके भी जानवरों को जहर दे देता। यूं वजह शोहरत थी, सुवारू जानवरों को मार देता है, तगड़ा बंदा है, बदमाश है, सब इससे डरना शुरू हो गए। वक्त गुजरता रहा, अब कोशिश करते थे कि सुवारू जिसके साथ सिफारिश के तौर पे चला जाता वो बात रद्द नहीं करते थे, बात को मान लेते थे। तेजी के साथ वक्त गुजरा। उनका एक दोस्त था जिसका नाम था अकरम। वो फौज के अंदर भर्ती हो चुका था और काफी अरसे से फौज के अंदर काम कर रहा था। वो इनके गांव में पहुंचा और उसने सुवारू और बहुत सारे नौजवानों से कहा फौज में भर्तियां शुरू हो गई हैं, क्या तुम लोग फौज में भर्ती होना चाहोगे? और मैं तुम सबको मशवरा यही दूंगा कि फौज के अंदर भर्ती हो जाओ। स्वारू इतना पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उस वक्त जरूरत थी ऐसे नौजवानों की जो फुर्तीले हों, जो जवान हों, जो हाडी बाडी वाले हों और फौज में काम कर सकें। यूं स्वारू भी फौज में भर्ती हो गया। अब ऐसे तमाम लोग जिनको फौज में भर्ती किया गया था उनको ट्रेनिंग के लिए दूर दराज इलाकों में भेजा गया कि जाके ट्रेनिंग करके आओ। ये एक ऐसा दौर था जिसमें अभी तक बाकी लोगों के पास तीर, तलवार और बर्छी थी। तलवारों से लड़ते थे,
तीरों से निशाना करते थे या बर्छी होती थी, एक बड़ा सा डंडा होता था, उसके आगे एक नोकदार लोहे का लगा होता था, जो वो किसी भी जानवर को मारते या किसी भी इंसान को लड़ने के लिए भी उस बर्छी का इस्तेमाल करते। वो नोकदार लोहे की चीज़ जो उस डंडे के ऊपर लगी होती, वो किसी के भी पेट में घुसा देते, उसको बर्छी कहा जाता। जब स्वारू वहां पे ट्रेनिंग के लिए पहुंचा तो वहां पे उसने पक्की बंदूक देखी। बंदूक सिर्फ फौजियों के पास थी और उसको लोग पक्की बंदूक कहते थे उस वक्त। उसने भी पहली दफा वहां पे पक्की बंदूक देखी और जब वो ट्रेनिंग कर रहा था तो उसने भी पक्की बंदूक से निशाना लगाना शुरू किया और उसकी वो ट्रेनिंग लेता रहा। जब ये सुबह सो के उठते तो इनको बंदूकें दी जाती और इनसे निशानाबाजी कराई जाती और ये लोग सारा दिन प्रैक्टिस करते और जैसे ही शाम होती तो ये असला खाना में जाके अपनी सारी बंदूकें वापस कर देते, जमा करवा देते और गिनती करके सुबह इनको बंदूकें दी जाती और रात को बंदूकें इनसे वापस ले ली जाती। अभी तक ये हाल है मेरा कि मैं जब कहानी सुनाता हूँ आपको तो गले में बहुत खिंच होती है मेरी। इतना इजी नहीं है कहानी सुनाना, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं कहानी की छुट्टी कर लूँ तो आप लोग नाराज होंगे। मुश्किल है मेरे लिए काफ़ी। खैर, उन्हीं दिनों एक बात अकरम के नोटिस में आई। जिस जगह पे ये लोग ट्रेनिंग कर रहे थे उस जगह पे एक बहुत बड़ी नदी कह लीजिए या एक बहुत बड़ा दरिया टाइप बहता था, उसके ऊपर एक पुल था। दिन को भी उसके ऊपर पहरा होता था, शाम को भी पहरा होता था और रात के टाइम में भी 12 से लेकर सुबह 10 से लेकर सुबह तक एक शख्स पहरा देता। लेकिन इस पुल पे ऐसा हो रहा था कि जो भी फौजी वहां पे पहरा देने के लिए जाता, कुछ दिन तो वो उसी पुल के ऊपर मौजूद रहता और उसके बाद वो गायब हो जाता। शुरू शुरू में ऐसा हुआ कि सब परेशान थे कि ये क्या हो रहा है, ये माजरा क्या है। काफी खोज लगाने की कोशिश की लेकिन इसका कोई भी खोज ना लग सका। यह हो सकता है जो वहां के बड़े बड़े अफसर थे, फौजी अफसर, उनकी ये बात नोटिस में तो थी लेकिन वो किसी को ये बात बताते नहीं थे। सो आम लोगों को जो बात पता थी वो ये था कि ये एक राज है कि जो भी वहां पे फौजी ड्यूटी करता है उस पुल से रात के टाइम में गायब हो जाता है। और वो क्या करते हैं, जिस फौजी की वहां पे ड्यूटी लगनी होती है उसको कहते हैं कि जाओ 2 हफ्ते की तुम्हारी छुट्टी है, अपनी फैमिली बच्चों से मिल के आओ, उनके साथ वक्त गुजार के आओ। और जब उनके साथ वक्त गुजार के 2 हफ्ते के बाद वो फौजी वापस आता तो उसी पुल पे उसकी ड्यूटी लगा दी जाती। वो पहले दिन भी वहां से गायब हो सकता, दूसरे दिन भी, तीसरे, चौथे, हफ्ते में किसी ना किसी दिन में वो वहां से गायब हो जाता। और जब वो वहां से गायब होता तो उसके बाद जो और छुट्टी गुजार के वापस आ चुका होता था वो उसकी जगह ड्यूटी पे खड़ा कर दिया जाता। सुवारू वहां पे ट्रेनिंग ले रहा था, उसको इस बात का पता नहीं था। उसका वो दोस्त जो अकरम उनको यहां पे लेके आया था, जिसने कहा था फौज में भर्ती हो रही है, तुम लोग भी मेरे साथ चलो, उसकी ड्यूटी इस तरह की लगाई कि 2 हफ्ते के लिए उसको छुट्टी दे दी गई, ये कह के कि जाओ और तुम जाकर अपने बच्चों घर वालों से मिल के आओ, उसके बाद तुम्हारी इस पुल के ऊपर ड्यूटी है। अकरम जब वहां पहुंचा तो देखा गांव वालों ने बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा परेशान है। सबने कहा तुम्हें खुश होना चाहिए, 2 हफ्ते की तुम्हें छुट्टी मिली है, फन करो, दोस्तों के साथ टाइम गुजारो, फैमिली के साथ टाइम गुजारो, फौज में तो छुट्टी नहीं मिलती भाई, तुम क्यों इतने उदास हो। उसने कहा तुम नहीं जानते कि शायद मैं आखिरी दफा अपनी फैमिली से मिलने के लिए आया। उन्होंने पूछा क्या हुआ, ऐसी क्या बात है। तो उसने कहा वहां पे एक पुल है, उस पे जो भी ड्यूटी करता है वो गायब हो जाता है। उस पुल पे ड्यूटी से पहले उसको 2 हफ्ते की छुट्टी दी जाती है ताकि वो आखिरी दफा अपने घर वालों को मिल ले। उसके बाद उसने वहां पे ड्यूटी करनी है और ये एक फौज का सिस्टम है, आप इनकार नहीं कर सकते, आपको यस सर ही करना होता है। सो मैं भी इस कानून को तोड़ नहीं सकता, सो मैं भी अपने घर वालों से आखिरी दफा मिलने आया हूं।
जब वो मिल के वहां पे पहुंचा तो वो बहुत ज्यादा दुखी था, वो बहुत ज्यादा उदास था। और ऐसा ही हुआ, वहां पे उसकी ड्यूटी लगा दी गई। अकरम ने 3 दिन वहां पे ड्यूटी की उस पुल के ऊपर, और जब तीसरी सुबह वो खैरियत से वापस अपने बिस्तर तक पहुंच गया तो उसको अंदाजा था कि ये 3 रातें तो खैरियत से गुजर गई हैं, अगली रात का नहीं पता। और जो भी उस पुल से ड्यूटी करके वहां से वापस आता, तो जब सुबह वो अपने कमरे में दाखिल होता तो उसके साथी उसको यूं देखते कि खुशकिस्मत हो, आज की रात बच के आ गए। वो जानते थे कि शायद अगली रात ये ड्यूटी पे जाएगा तो सही, सुबह की रोशनी नहीं देख सकेगा और हमें पता लगेगा हमारा ये साथी भी गायब हो गया है। और ऐसा ही हुआ उस रात। वो उसकी ड्यूटी की चौथी रात थी जब वो अपनी पक्की बंदूक लेके वहां पे जाने लगा, क्योंकि वाहिद वो जो पहरा देता था रात को उस पुल के ऊपर, उसको रात को पक्की बंदूक दे दी जाती थी, बाकी सबसे बंदूकें ले ली जाती थी। उसके दोस्त उसको देख रहे थे, क्योंकि वो सबको इस निगाहों से देख के जा रहा था कि शायद तुम लोगों से मेरी ये आखिरी मुलाकात है। वो सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता कमरे से रवाना हो गया। उसके दोस्त उसको जाते हुए देख रहे थे और ये उम्मीद कर रहे थे खुदा करे सुबह भी ये वापस आ जाए। सब अपने बिस्तर में लेट गए ये सोचते सोचते कि एक ना एक दिन हमारी भी अगर वहां ड्यूटी लगा दी गई तो फिर हमारा क्या होगा, ये माजरा है तो क्या है। और सुबह जब सब इंतजार कर रहे थे अकरम का, तो पता लगा अकरम नहीं आया। वो भी उसी तरह गायब हो चुका था जो आज तक बाकी लोग गायब हुए थे। ये बात सुवारों के भी कान तक पहुंची कि अकरम गायब हो गया है। वो ढूंढता रहा, उसको पता नहीं लगा कि अकरम नहीं नजर आ रहा, कहाँ है। उसे 2-3 दिन हो गए हैं, मुलाकात नहीं हो रही। तो लोगों ने बताया उसकी उस पुल पे ड्यूटी लगी थी और उसके बाद वो गायब हो गया। तो उसने कहा गायब कैसे हो गया? उसने कहा तुम्हें नहीं पता वहां पे क्या माजरा है? उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता, बताओ क्या माजरा है। तो सब ने उसको बताया कि उस जगह पे जो भी जाता है फिर वो वापस नहीं आता। तुम्हारा दोस्त अकरम भी वहां गया है और उसके बाद वापस नहीं आ सका। वो दिलेर था, सवारू बहुत ज्यादा बेचैन हो गया और उसने कहा जो चीज भी है, जो माजरा भी है, मैं वहां पे जाऊंगा। तो लोगों ने उसको समझाया कि भाई क्यों अपनी जान के दुश्मन हो? क्या तुम बर्तानिया के कानून को नहीं जानते? तुम एक फौजी बन चुके हो, तुम ट्रेनिंग पे हो। जब तक तुम्हारा ऑर्डर नहीं आएगा तुम उस पुल पे नहीं जा सकते। अगर सरकार ने तुम्हें देख लिया कि तुम वहां पे मौजूद हो तो तुम्हें फांसी पे भी लटकाया जा सकता है, तुम्हें सख्त से सख्त सजा भी दी जा सकती है, क्योंकि तुम जानते हो जो उनके कानून को नहीं मानता वो कितनी सख्त सजा देते हैं, ताकि उस सजा से बाकी भी इबरत पकड़ सके। लेकिन वो बेचैन था कि मैंने जाना है, मैंने उस जगह को देखना है। जब से उसको इस वाकये का पता लगा था कि एक पुल है जहां पे सब जाके गायब हो जाते हैं, तो उसके बाद उसने फैसला किया कि आज रात को मैं उस पुल पे जाऊंगा। अब उसके पास पक्की बंदूक तो नहीं थी, उसके बाद बर्छी थी। वही बर्छी जिसका भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बड़ी सी एक स्टिक, बड़ी सी एक लकड़ी जिसके आगे लोहा लगा हुआ था, नोकदार, किसी चीज को मारने के लिए, जख्मी करने के लिए, भगाने के लिए, लड़ने के लिए। वो अपनी बर्छी बर्छी लेके एक जगह पे बैठा रहा। जब सब सो गए, रात के तकरीबन ये कोई 11:30 का टाइम था कि वो अपनी बर्छी लेके रात की तारीकी में आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ वो पुल था। वो उस पुल पे दिन के टाइम पे तो कई दफा गया था, लेकिन नहीं जानता था कि रात को यहां पे ये माजरा होता है। वो चलता चलता उस पुल के करीब पहुंच गया तो उसने देखा सामने पुल के ऊपर एक फौजी खड़ा है। उसके हाथ में पक्की बंदूक भी है, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है। और उस फौजी ने भी
स्वारू को देख लिया। फौजी जानता था कि इस जगह तक कोई पहुंच सकता है तो आम बंदा नहीं पहुंच सकता, कोई ना कोई फौजी हो ही होगा, शायद किसी और को भी ड्यूटी के लिए भेज दिया गया है मेरे साथ। तो वो खुश हो गया कि शायद सरकार को मेरे ऊपर तरस आ गया, रहम आ गया, इसलिए कि और शख्स भी यहां पे मौजूद है। स्वारू पुल के दूसरे किनारे पे मौजूद था और वो जो फौजी था वो पुल के बिल्कुल दरमियान में खड़ा पहरा दे रहा था। ये तकरीबन अब स्वारों ने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो आसमान में हर तरफ तारे ही तारे थे। आसमान तारों से भरा था, हर तरफ एक खामोशी थी। सब फौजी अपने अपनी कमरों में सो रहे थे। सब जानते थे कि यह जगह महफूज है सिवाय उस पुल के जो उस पुल पे ड्यूटी दे रहा है उसके। बाकी सब अपने कमरों में अपने बिस्तरों पे महफूज हैं। अब उस रात की तारीकी में या वो पक्की बंदूक के साथ खड़ा फौजी था या उसके कोने पे बर्छी पकड़े वो स्वारू था। हर तरफ हू का आलम था, हर तरफ इंतहाई गहरी खामोशी थी। दूर कहीं से झींगड़ के जो हर जगह पे बोलता नजर आता है, झींगड़ के एक बोलने की आवाज आती थी। कहीं कहीं पे मेंढक भी बोल सकता था जो उसी पानी के ऊपर बना हुआ पुल था। कहीं नीचे पानी में मेंढक भी छुपा था जो अपनी आवाजें निकाल रहा था। स्वारू बहुत अलर्ट था, उसको बहुत गुस्सा था, उसके अंदर डर हरगिज नहीं था। वो डरने वाला बंदा नहीं था, दिलेर बंदा था। उसको बदला लेना था अपने दोस्त अकरम की मौत का। रात का ये कौन सा पहर था, उसको वहां पे खड़े हुए 2-3 घंटे हो गए थे, 2-2.5 घंटे हो गए थे कि रात का कौन सा पहर था कि उसने देखा आसमां जो सितारों से भरा हुआ था वो एकदम से लाल सुर्ख होना शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरा आसमान लाल सुर्ख हो गया। स्वारू जो आसमान की तरफ, कभी उस फौजी की तरफ, कभी उस पुल की तरफ, कभी नीचे पानी की तरफ, कभी चारों तरफ जो निगाहें घुमाए देख रहा था, वो उस आसमान को साथ साथ देखे जा रहा था कि ये क्या मंजर है कि आसमान लाल सुर्ख होता जा रहा है, ऐसे जैसे आसमान पे हर तरफ खून ही खून बिखर गया हो। फौजी कांपना शुरू हो गया क्योंकि वो फौजी जो पक्की बंदूक के साथ खड़ा था उसने भी उस सुर्ख आसमां को देख लिया था, लेकिन सिर्फ स्वारू था जो डर नहीं रहा था। फौजी के दिल की धड़कन तेज बहुत तेज और तेज से तेज होती जा रही थी। उसी लम्हे एक ऐसा अजीबोगरीब मंजर, जैसे ही वो पूरा आसमान लाल सुर्ख हुआ तो वहीं पे स्वारों ने एक ऐसा मंजर देखा कि जितना भी वो बहादुर था उसके बावजूद एक लम्हे के लिए स्वारू को लगा कि वो गिर के बेहोश हो जाएगा, उसकी जान निकल जाएगी। मतलब रोक नहीं, स्टॉप करी। मैं उसके बाद हाँ हाँ पीछे से परली साइड से भी ये बटन होगा। तो स्क्रीन को टच भी कर लें हल्का सा। स्वारों ने देखा कि एक आफत आन खड़ी हुई है। एक ऐसी चीज नमूदार हुई है जिसका सर, जिसका चेहरा, जिसका मुंह उसी लाल सुर्ख आसमान के अंदर था। जो उसका सर था वो अभी आसमां के अंदर था और उसका बाकी जिस्म, जिसमें हाथ और पांव नीचे जमीन को पहुंच गए थे।
वो क्या चीज थी, वो क्या आफत थी जो इतना बड़ी थी कि सर आसमां के अंदर, उस लाल सुर्ख आसमां के अंदर सर छुपा हुआ था, और बाकी जिस्म पूरा इंसान का जिस तरह वजूद होता है, सीना है, पेट है, टांगे हैं, इसी तरह का वजूद जो बाकी था वो जमीन पे मौजूद था। उसके इतने बड़े बड़े पांव थे जो जमीन पे रखे हुए थे, और बाकी जब आप गर्दन उठा के देखते थे तो वो वजूद, वो आफत ऊपर आसमान तक जा रही थी। और दो उसके इतने बड़े बड़े हाथ थे, जिस अंदाज में वो आफत खड़ी थी, लगता था एक हाथ शुमाल की तरफ जा रहा है और कहां खत्म हो रहा है नहीं नजर आ रहा, और दूसरा हाथ, एक हाथ मशरक की तरफ और दूसरा मगरिब की तरफ था, और ये नहीं नजर आता था कि हाथ कहां पे जाके खत्म हुआ है। ये जरूर महसूस हो रहा था इतना बड़ा हाथ है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये कितना खौफनाक मंजर होगा कि आपकी आंखों के सामने बादल पहले सुर्ख, आसमान पहले लाल सुर्ख हो जाए, उसके बाद एक ऐसी चीज नमूदार हो, ना जो इंसान हो, ना मर्द हो, ना औरत हो, जिस्म बिल्कुल थोड़ा सा मिलता हो इंसान की तरह, पाँव की भी मुशाहिबत हो, बड़े बड़े इतने बड़े पाँव के जहां तक देखें पाँव ही पाँव हो, और वो सीधा खड़ा है तो इतना बड़ा है कि वो आसमान को टच हो रहा है। अभी वो उसको खड़ा देख ही रहा था कि उसकी निगाह पड़ी, सामने जो खड़ा फौजी है वो बेहोश हो चुका है, जमीन पर गिर चुका है। वो आफत कैसे जमीन तक पहुंची थी ये सुवारू नहीं समझ पाया था। कोई चीज गायब होती है और फिर एकदम से सामने आ जाती है। वो उड़ता हुआ भी नहीं आया था, वो चलता हुआ भी नहीं आया, तो फिर कैसे एकदम से उसको हैरान हो गया कि वो अभी बादलों को ही देख रहा था कि उसकी आंखों ने मंजर देखा, एक ऐसी अजीबो गरीब आफत बला उसके सामने आ गई है। लेकिन उस फौजी से, और जहां पे स्वारू खड़ा था, वो स्वारू से तकरीबन 100 कदम के फासले पे खड़ी थी वो आफत, वो बला, वो चुड़ैल, वो जिन। असल में जो उन्होंने आफत उसका लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है, असल में वो द्यो था। द्यो के बारे में आपको मैं बता चुका हूं। द्यो इतना बड़ा होता है कि वो अपनी जिसामत जब बड़ी करे तो वो जमीन पे खड़ा होगा और उसका कद आसमान को जाके टच करेगा। उसके हाथ पांव बाजू, उसका सीना, उसके कंधे इतने बड़े हो जाएंगे कि जिस तरफ आप देखेंगे आपको हर तरफ वही नजर आएगा। आप लेफ्ट देखें, आप राइट देखें, लेफ्ट देखें, तो आपको उसके जिस्म, उसका वजूद नजर आएगा। आसमां को देखेंगे तो सर आसमां को टच हो रहा होगा। वो 100 कदम के फासले पे था। एकदम से सवारों ने देखा कि वो अब 50 कदम के फासले पे आ चुका है। हैरत की बात यह है, वो चला भी नहीं था, उड़ा भी नहीं था, तो एकदम से इतना करीब कैसे आ गया? जो 100 कदम से वो कम हो के 50 कदम कैसे हो गए? अभी वो स्वारू इस बात को सोच रहा था, जिसकी दिल की धड़कन तेज थी, जो थोड़ी देर के लिए सटपटा गया था, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा घबरा गया था, अब उस पे अपने दोस्त अकरम का गुस्सा सवार हो चुका था। अब वो बिल्कुल नहीं डर रहा था। उसने अपनी बर्छी को तेजी से ऐसे हाथ में पकड़ा जैसे वो तैयार हो के, आओ तुम्हें मैं बताता हूं तुम क्या बला हो। वो जो 50 कदम के फासले पे था, एकदम से 25 कदम के फासले पे आ गया अंदाजन। और जैसे ही 25 कदम के फासले पे आ गया तो स्वारू भी बिल्कुल तैयार हो गया कि मैंने भी इसको नहीं छोड़ना, देखी जाएगी, या आज ये मुझे मार देगा या मैं इसको अपनी बर्छी जरूर मांगूंगा। एक ऐसी बला, एक ऐसी आफत जो इतनी बड़ी हो कद में, जिसके पांव बहुत बड़े पांव, इतना जैसे किसी 1000 इंसानों को इकट्ठा किया जाए, पांव उनके आपस में 1000 10,000 बंदों के पांव को इकट्ठा किया जाए तो जितना बड़ा पांव बनेंगे उसका उतना बड़ा एक पांव था। और वो तेजी से फासला कम करते हुए करीब आ रही थी वो बला, और वो शख्स एक छोटी सी बर्छी उठाए वहीं पे खड़ा था उसको मारने के लिए। बहादुर ही तो था कि डरा नहीं था, कि खड़ा हुआ था। और वो फासला कम होते होते जब बिल्कुल उसके नजदीक पहुंची वो आफत, तो उसने जो अपनी बर्छी पकड़ी हुई थी उसने पूरी ताकत के साथ उठा के उसके
पांव के अंदर उस बर्छी को मार दिया। और वो इस तरह के पांव थे कि बर्छी उसके अंदर घुसती ही चली गई, घुसती ही चली गई, यहां तक कि सिर्फ हाथ की वो जगह जो उसने पकड़ी हुई थी लकड़ी को, वो उसके हाथ में रह गई और बाकी पूरी उसने उसके अंदर घुसा दी। जैसे ही बर्छी उसने जोर से उसके पांव के अंदर मारी, उसके मुंह से एक इतनी खौफनाक और भयानक आवाज निकली कि वो आवाज दूर दूर तक सुनी गई। इर्द गिर्द के जितने भी देहात थे, जितने भी दूर दूर तक वहां पे लोग रह रहे थे, वो सब के सब अपने बिस्तरों से उठ के बैठ गए। वो करीब वो जितने भी ट्रेनिंग के लिए फौजी अपने अपने बिस्तर में थे, वो भी एकदम से खौफजदा होके उठ के बैठ गए। वो सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि वो जो चीख, वो एक ऐसी आवाज थी जो जिंदगी में वो पहली दफा सुन रहे थे। और वो इतनी भयानक आवाज थी, ऐसी खौफनाक आवाज थी कि उनको लगता था कि उनके कानों के पर्दे फट जाएंगे। क्योंकि वो एक छोटी सी आवाज नहीं थी, वो एक बहुत लंबी चीख मारी गई थी। और जब लोग सो रहे थे और वो एकदम से उनकी आंख खुली, तो उसी वक्त उनके कानों ने आवाज सुनी, कोई एक भयानक खौफनाक चीख है, कोई अजीबो गरीब, जो ना किसी इंसान, ना मर्द औरत, किसी जानवर, किसी बला की हो सकती है। वो चीख थी जो उनके कान सुन पा रहे थे, और उस चीख को सुनते हुए अपने बिस्तरों से उठ के बैठ गए। वो सब के सब खौफजदा हो चुके थे कि ये कैसी अजीबो गरीब, बहुत ही भयानक किस्म की आवाज थी। खुदा खैर करे, क्या हुआ है? कुछ तो इस हद तक डर गए थे, क्या कयामत आ गई है, क्या दुनिया खत्म होने जा रही है? क्योंकि जिस तरह की ये आवाज थी, ये तो ऐसे लगता था कि कितने मीलों दूर इस आवाज को सुना गया होगा। वो इतनी बड़ी आवाज थी, इतनी दूर दूर तक गूंजी थी। फौजियों के भी दिल दहल गए थे उस आवाज के साथ। तो एक आम इंसान, जो आम आवाम थी, उनका क्या हाल था? और जैसे ही उसके मुंह से वो आवाज निकली, उसी टाइम ही सवारों ने देखा कि वो जो बहुत बड़ी वो बला थी, जिसका सर ऊपर आसमान के अंदर था, लाल सुर्ख आसमान के अंदर, और पांव जमीन पे थे, इतना ऊंची थी, बाजू मशरिक और मगरिब में फैले हुए थे, जिस्म वजूद इतना था कि हर तरफ वजूद ही वजूद था। बर्छी लगते ही उसका सर आसमान से नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, और एकदम तेजी से नीचे आया कि उसने देखा कि कोई 20 फुट लंबी, 6 फुट चौड़ी कोई अजीबो गरीब मखलूक है, जो धड़म से जमीन पे गिरी है। और उसका गिरना ऐसे था जैसे कोई जलजला आया हो। और उस एरिया के जो लोग वहां पे ट्रेनिंग के लिए थे, और दूर दराज जो गांव के लोग थे, उसके गिरने की वजह से वो जो जमीन हिली सी थी, जो जलजला सा आया था, वो सबने जलजला तक महसूस किया। सवारों ने उसको गिरते हुए देख लिया था, और साथ ही उसने वहां से दौड़ लगा दी, क्योंकि जिस तरह चीख आई थी और जिस तरह वो धड़ाम से गिरी थी और गिरने से जमीन तक हिल गई थी, सवारू डर गया था इस बात से कि अगर फौजी पहुंच गए और उन्होंने मुझे देख लिया कि मैं यहां मौजूद हूं, तो वो मुझे पकड़ लेंगे और हो सकता है सख्त से सख्त सजा दें, या फिर सजाए मौत दे दें, फांसी पे लटका दें। वो भागता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहां पहले से ही वो लोग चीख सुन के डर के उठ के बैठे हुए थे। उन्होंने सवारों को देखा और पूछा, क्या हुआ सवारों, कहां से आ रहे हो, और ये क्या, तुम्हारी बर्छी पे खून किस चीज का लगा हुआ है? उसने कहा, कुछ नहीं, सो जाओ यार, कुछ नहीं। उसने अपनी बर्छी एक जगह पे जल्दी से छुपाई, वो घबराया हुआ था और अपने बिस्तर पे लेट गया, जैसे वो सोने जा रहा है। उस कैंप के अंदर जितने भी ऑफिसर्स थे, फौजी, वो भी डरे हुए थे, उठ के बैठे हुए थे, लेकिन इतनी हिम्मत और जुर्रत किसी में नहीं थी कि उठ के कोई बाहर जाए और जाके देख सके। जब सुबह हुई और फौजी बाहर निकलना शुरू हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ गए जिस तरफ वो पुल था। तो उन्होंने मंजर देखा कि वो जो फौजी है उनका, जिसकी रात को पहरा था, वो जिंदा सलामत वहां पे मौजूद है, गायब नहीं हुआ, सिवाय इसके उस जगह पे गिर के बेहोश हुआ हुआ है। लेकिन साथ ही उन्होंने जो एक और मंजर देखा, तो वो इतना खौफनाक, भयानक था कि वो भागे अपने ऑफिसर्स की तरफ, उनको बताने के लिए कि सर बाहर आइए, साहब देखिए बाहर क्या मंजर है।
ऑफिसर लोग भी जब भागते हुए बाहर आए तो उन्होंने देखा एक 20 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी कोई एक अजीबो गरीब चीज है। क्या शक्ल थी उसकी, वजूद में हाथ भी हैं, बहुत बड़े बड़े पांव, बहुत बड़े बड़े हाथ। लेकिन अब वो सुलगना शुरू हुई थी यकीनन जिस वक्त चीख आई थी, और इस लम्हे जब वो वहां पे पहुंच रहे थे तो ये तकरीबन कोई 2-3 घंटे गुजर चुके थे जो पहले उसने चीख मारी थी और धड़ाम से गुजर गिरी थी। तो उन्होंने देखा कि उसको जिस तरह आग लगती है किसी चीज को और उसमें से धुआं निकलता है, तो इसी तरह सुलग रही थी। ऐसे लगता था कि एक 6 फुट लंबी, 20 फुट लंबी और 6 फुट, जितना ये बेड चौड़ा है 6 फुट, ऐसे ही चौड़ी ऐसे 6 फुट और 20 फुट लंबी जैसे कोई आग सुलग रही है और आहिस्ता आहिस्ता राख बनती जा रही है। राख का ढेर बनता जा रहा है, लेकिन उस राख को देख के भी अंदाजा होता था, सुलगती आग को देख के भी अंदाजा होता था कि यह कोई वजूद था। पांव, बाजू, हाथ और बकायदा गोल सा बड़ा सा सर, जो एहसास दिलाता था कि इसका कोई हुलिया था। लेकिन क्योंकि अब यह राख का ढेर बनती जा रही है, यह बला सुलगती जा रही है, आग है इसके अंदर, आग के शोले नहीं उठ रहे थे, ऐसे जैसे किसी लकड़ी के अंदर आग सुलगती है, वो लाल सुर्ख होती है। जिस तरह आसमान लाल सुर्ख था उसी तरह ही वो मखलूक भी लाल सुर्ख हुई हुई थी, लेकिन राख बनती जा रही थी। जहां से वो लाली वो आग सुलगती आज बुझ रही थी, वहां पे राख का ढेर बनती जा रही थी। फौजी को होश में लाया गया और फौजी जब होश में आया तो एकदम से घबरा के उठ के बैठ गया। उसके ऑफिसर ने पूछा, क्या हुआ, तुम जिंदा बच गए हो, तुम्हें मुबारक हो, आज तो कोई जिंदा बचा नहीं, ये क्या हुआ है और ये क्या है जिसको आग लगी हुई है। उसने देखा और वो एकदम से घबरा गया, डर के खड़ा हुआ और उसने कहा, साहब मैंने इसको नहीं मारा, मैं तो बेहोश हो गया था डर की वजह से। वहां एक शख्स मौजूद था जिसके हाथ में बर्छी थी, वो बहुत बहादुर शख्स था। वो जिस तरह आके खड़ा हुआ था, मैं समझा शायद मेरे साथ किसी की ड्यूटी लगाई गई है ताकि मैं अकेला ना खड़ा रहूं। लेकिन जब मैंने मंजर देखा, आसमान सुर्ख हुआ और एक बला सी आई, इस तरह की आफत सी सामने आई और वो करीब आते जा रही थी, तो सर मैंने आखिरी मंजर ये देखा था कि वो नौजवान बर्छी लेके इस अंदाज में खड़ा था कि वो अभी इसको मार देगा। वो डरा नहीं था, अंदाज बताता था कि वो इसको मारने के लिए आया है और यकीनन उसी ने ही इसको मारा है। मैं बेहोश हो गया था, मैंने मारते हुए नहीं देखा, बर्छी पकड़ के इस तरह सीधा खड़ा जरूर देखा है कि वो उसको मारने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, जाओ ढूंढो कौन है वो शख्स। वो ढूंढते ढूंढते जब उस जगह पे पहुंचे फौजी, तो उन्होंने कहा, हां, आज सुबह सुवारू आया था जिसके हाथ में बर्छी भी थी, क्योंकि वो ढूंढ रहे थे कैसे शख्स की तलाश में थे जिसके हाथ में बर्छी हो, और वो सुबह वहां पहुंचा। तो उसने कहा, सुवारू था जिसके हाथ में बर्छी थी और वो कमरे में आया था, बर्छी पे खून भी लगा हुआ था। उन्होंने वो बर्छी भी वहां से निकाल ली, सुवारो को पकड़ा और लेके सरकार के पास पहुंचे। सुवारो बहुत डरा हुआ था, जाते ही उसने सर झुका लिया क्योंकि उसको अंदाजा था कि आज जिंदगी के आखिरी दिन है। सरकार, जो मैंने काम किया है उनकी इजाजत के बगैर ये कभी किसी को माफ नहीं करते, इबरत का निशान बनाते हैं। और मैंने भी, मेरी ड्यूटी नहीं थी, मुझे वहां पे जाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि मैं वहां पे गया हूं, तो ये मुझे भी इतनी सख्त सजा देंगे कि कम से कम फांसी पे लटकाएंगे, इससे भी बड़ी सजा दे सकते हैं, ऐसी इबरत भी बना सकते हैं कि आज के बाद कोई इस तरह की जुर्रत ना कर सके। फांसी देना तो यह था कि मार दिया, ऐसे खौफनाक अंदाज में मारना कि कोई जुर्रत ना कर सके। सरकार ने उससे पूछा, हां तुमने मारा है इसको? खामोश रहा। दोबारा से पूछा गया, बोलते क्यों नहीं, क्या तुमने मारा है? तुम्हारी बर्छी भी वो मिल गई है, फौजी ने जिसने तुम्हें देखा था उसने भी बताया है तुम्हारे हाथ में बर्छी थी और जब तुम सुबह आए हो तुम्हारी बर्छी पे खून भी लगा हुआ था, क्यों मारा है तुमने उसको? उसने कहा, उसने मेरे दोस्त अकरम को मारा था, मैं उसका बदला लेने के लिए गया था। मैं कभी कानून को ना तोड़ता, लेकिन क्योंकि मेरे दोस्त को मारा गया था तो मैंने अपने दोस्त का बदला लिया है। सरकार ने कहा, ऊपर देखो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, डरो मत, तुम बहुत ही बहादुर शख्स हो। यह बहुत बड़ा कारनामा है जो तुमने अंजाम दिया है, इसके बदले तुम्हें बहुत इनाम और इकराम दिया जाएगा। हम तुमसे बहुत खुश हुए, बताओ कैसे मारा तुमने?
और जिस अब उसको एहसास हो गया कि ये एक अच्छा अमल समझा जा रहा है, तो उसने फिर बताया कि कैसे उसका सामना हुआ और कैसे उसने उसको बर्छी जब मारी तो वो आफत, वो बला ऊपर से छोटी होती है, एकदम से नीचे ज़मीन पे गिरी। और उसको जब दिखाने के लिए लेके गए तो उन्होंने कहा यही बला थी। उसने कहा हाँ, लेकिन उस वक़्त तक वो मज़ीद राख बन चुकी थी। तो उससे पूछा ये कैसी थी? उसने कहा इसका सर मैंने नहीं देखा, इसका मुंह आसमां के अंदर था, बाकी जिस्म ऐसे था जैसे इंसान से मिलता जुलता जिस्म। हाथ थे तो शुमाल मशरक तक, मशरक मगरब तक जा रहे थे। पांव थे तो बहुत बड़े, और मैंने पांव में इस जगह पे बर्छी को मारा था। अब उस जगह पे राख का ढेर बन चुका था जिस जगह पे बर्छी लगी थी। अब उसका कद 20 फुट लंबा था, 6 फुट चौड़ा, लेकिन उस वक्त तो वो आसमां तक ऊंची थी। उसने कहा जब ये एकदम से नीचे होती हुई गिरी है, नीचे छोटी होकर आई है और धड़म से गिरी है, तो मैं उस वक्त भाग पड़ा था इस खौफ से कि मैंने जुर्म किया है, मेरी ड्यूटी नहीं है। और मैं, दोस्तों ने मना किया था कि अगर ड्यूटी ना हो तो उस पुल की तरफ मत जाना, इसको कानून का तोड़ना कहते हैं। तो इस खौफ की वजह से इसका मुंह नहीं देख सका, मैं भाग गया था। सरकार ने कहा तुमने जितना बड़ा काम किया है, मुंह से जो भी इनाम मांगना चाहते हो मांगो, तुम्हें इनाम व इकराम दिया जाएगा, मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा हजूर मैं जो मांगूंगा आप मुझे दे नहीं सकेंगे। सरकार ने कहा तुम जो मुंह से निकालोगे हम मांगे, हम तुम्हें देंगे। उसने कहा सरकार मुझे ये पक्की बंदूक चाहिए। उन्होंने कहा ये तुमने क्या मांगा है? तुम्हें पता है ये तो सिर्फ फौजियों के पास होती है, सिर्फ इसको फौजी रख सकते हैं, आम बंदा इसको नहीं रख सकता। धन दौलत, जमीनें मांगो, मुरब्बे मांगो, जायदाद मांगो, पैसा मांगो, घोड़े मांगो, जो कुछ मांगना चाहते हो तुम्हें दिया जाएगा, बंदूक नहीं। उसने कहा ठीक है सर, अगर आप मुझे ये पक्की बंदूक नहीं दे सकते तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने कहा था जो मांगोगे मिलेगा, तो मैंने इसलिए पक्की बंदूक मांगी। अगर कानून में वो नहीं दे सकते तो मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें कुछ देर सोचा, क्योंकि उनकी भी एक बेइज्जती थी, वो कह चुके थे जो मांगो। तो उन्होंने अपने और ऑफिसर से रब्ता किया और उन्होंने कहा मेरे पास अथॉरिटी है, मैं इसको ये बंदूक दे सकता हूं। तो अपनी अथॉरिटी पे उन्होंने वो बंदूक दस्तखत वगैरह करके उसके हवाले कर दी और इनाम के तौर पे उसको कहा जाओ अब तुम अपनी जिंदगी गुजारो। अच्छी खासा उसको पैसा भी दिया। अब जब वो वापस अपने गांव पहुंचा तो गांव में दूर दराज तक इर्द गिर्द ये खबर फैल चुकी थी कि जिस चीख को लोगों ने सुना था और जो एक जलजला सा आया था, वो एक चुड़ैल थी, वो एक बला थी जिसने चीख मारी थी। और जब वो जमीन पे गिरी थी तो उसके गिरने से जलजला आया था, और उसको मारने वाला कोई और नहीं, हमारे गांव का हीरो है स्वारू। अब स्वारू उस गांव का नहीं, इर्द गिर्द के भी तमाम गांव का हीरो बन चुका था। वो अपने घर की बैठक में बैठा होता, उसके साथ उसकी वो पक्की बंदूक रखी होती, जहां उसका हीरो ही होना ही काफी था। लोग उसको दूर दराज से देखने आते थे, जिसने उस बला को मारा था, जिसने उस भला को मारा था, जिसके गिरने से जलजला आया था, जिसकी चीख से दूर दूर के लोग इतना डर गए थे, समझे थे शायद कयामत आ गई है, दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसी भयानक चीख सुनी है। तो वो आते और उसको बैठा हुआ देखते उस हीरो को, तो साथ में उसकी पक्की बंदूक भी होती। काफी अर्सा तक ये सिलसिला चलता रहा, वो उस गांव का हीरो रहा। लेकिन वक्त जैसे और गुजरा, स्वारू एक औरत से इश्क कर बैठा। और औरत शायद पहले से इस तरह शादीशुदा थी, वहां पे स्वारू इश्क नहीं कर सकता था, उसको भगा के नहीं लेके जा सकता था। ये एक जुर्म था और वहां के गैरतमंद लोग इसकी इजाजत नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो उन इलाकों में रहता था जहां पे गैरत पे वो लोग कंप्रोमाइज नहीं करते। जब उसने देखा उस औरत को हासिल नहीं कर सकता, वो पहले से किसी की शादीशुदा है, तो स्वारू ने उसको भगाने का फैसला किया। रात की तारीकी में उसने उस औरत को साथ लिया और उसको भगा के ले गया। वो रास्ते में ही था कि उस औरत के लोग जो पहले ही जानते थे उसको तरीके से मना कर चुके थे। उनको पता लगा कि स्वारू हमारी औरत को भगा के ले गया है, तो वो सब गैरत के नाम पे कुल्हाड़ियां लेके वहां से उसके पीछे भागे और एक जगह पे जाके उन्होंने स्वारू को पकड़ भी लिया और जाते ही उस पे कुल्हाड़ियों के वार करने शुरू कर दिए कि नहीं स्वारू, तुम हमारे गांव के बेशक हीरो हो, लेकिन गैरत पे हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तुमने हमारी गैरत को ललकारा है। और उसके बाद उन्होंने कुल्हाड़ियों के वार करके स्वारों को मार दिया। एक दिलेर हीरो शख्स का इख्तिताम इस तरह कत्ल हुआ। ये कहानी थी जो मुझे खिजर ने ऑस्ट्रेलिया से भेजी,
और उन्होंने अपने गांव का नाम भी लिखा है जैनवन, लेकिन उन्होंने कहा बस इतना कह दीजिए कि गुजर खान के साथ, रावलपिंडी के साथ वहाँ की एक सच्ची कहानी है जो मैंने आपको सुनाई। मुझे भी इस कहानी का बहुत मज़ा आया। सो आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं, इंशाल्लाह उसको मैं ऑफ कैमरा स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। और मैं दुबई में हूँ, यही मेरा व्हाट्सअप का नंबर जिस पे आप मुझे ऑफ कैमरा स्टोरी भेजते हैं, +92 313 665550। इसी पे जो लोग दुबई में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उनके साथ दुबई में भी मिल सकता हूँ, रब्ता कर सकता हूँ। तो बहुत सारे लोग मिलने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि जब आप आएँ दुबई तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपसे मिलना चाहेंगे। जो मैं दुबई आ गया हूँ जी, अभी तो कुछ दिनों तक मेरी फैमिली का टाइम पीरियड है, उनके साथ मुसलसल में रहूँगा। तो इंशाल्लाह 26 के बाद मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगा फैमिली से थोड़ा सा। उसके बाद इंशाल्लाह जो है फ़ोन का सिलसिला भी और मिलने का सिलसिला भी आप लोगों के साथ दुबई में इंशाल्लाह जारी रहेगा। तो आज गला मेरा अभी है ख़राब, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जो भी इवेंट्स होने जा रहे हैं फैमिली के, शादी के, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको साथ-साथ दिखाता रहूँगा। और क्योंकि यू आर माय फैमिली, एमएमटीवी के आप और हम लोग सारे फैमिली हैं, तो जो कुछ भी मैं देखूँगा, मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट वीडियोज़ बना-बना के वो भी आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। सो स्टोरी जो है, गला ख़राब होने के बावजूद मैंने जल्दी से टाइम निकाला, फैमिली जल्दी से तैयार हो रही है, मैं अब खुदाफ़िज़ करने जा रहा हूँ। आप लोग भी अपनी कहानी मुझे उस तरह भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज करके या लिख के, लेकिन आखिरी लफ्ज़ STORY स्टोरी आपने लाज़मी लिखना है। इंशाल्लाह उसको मैं अपनी कहानी का हिस्सा बनाऊँगा। सो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।